हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। हम फिर से आ गए हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी करने के लिए। ठीक है बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर कर लिया था जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या नाम है बच्चों? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या नाम है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें हम इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, फर्स्ट, अब जो इकोनॉमी होती है हमारी, उसके अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। अलग अलग तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, और बहुत बड़े स्केल पर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है। बहुत बड़े स्केल पर इंडिया के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? क्या होता है बच्चों? बहुत बड़े स्केल पर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है और मान लीजिए कि बहुत बड़ी मशीन है। क्या है? मशीन, और उसमें बिलियंस एंड बिलियंस पार्ट्स हैं जिससे वो चल रहा है, जैसे हमारी इकोनॉमी चल रही है। और उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैटेगराइज करना पड़ेगा। अलग अलग ग्रुप्स में अपने जो हमारे पार्ट्स हैं मशीन के, उसको करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी के प्रोडक्शन को समझने के लिए कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको क्या कर देंगे? 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इससे हमारी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीजों को लेकर। ठीक है, सबसे पहले एक टर्म है बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? इसको समझो। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसा काम होता है जिससे क्या जनरेट होता है? पैसा, रेवेन्यू, मनी। आप कोई भी काम करते हैं उसके बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा जनरेट होता है, उसको पैसा मिलता है आपको। वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसका अपोजिट जो होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी? वो जो काम करने में आपको बदले में पैसा ना मिले। कि मान लीजिए कि भाई आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं और बदले में उनको सैलरी मिलती है, तो वो किस में काउंट होगा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा। कोई फार्मर है, फसल उगाता है और जाके मार्केट में उसको सेल करता है, बदले में उसको क्या मिलते हैं? पैसे। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई जूते बना रहा है, ठीक है, और बेच रहा है मार्केट में, उसको बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। आपके जो स्कूल के बस ड्राइवर्स हैं, जो बस वाले भैया हैं, वो बस चलाते हैं आपके लिए, आपको ले जाते हैं, छोड़ के आते हैं, और बदले में उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कोई भी ऐसा काम जिसके बदले में आपको क्या मिलता हो? पैसा मिलता हो। क्या मिलता हो? पैसा। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी? जिसमें आपको पैसा ना मिले। कि मान लीजिए आपने अपने छोटे भाई बहन का होमवर्क में हेल्प करा दिया, या फिर किसी टीचर ने आपको वैसे ही पढ़ा दिया, या फिर सोशल वेलफेयर के काम, कि समाज के लोगों के लिए क्या करना है? भलाई का काम करना है, और उसके बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपने लिए करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आओ हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले है हमारा नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि सबसे पहले हम जो काम हो रहा है उसका नेचर देखेंगे, उसका ओरिजिन देखेंगे। क्या देखेंगे? ओरिजिन। वो किस नेचर का काम है। ठीक है बच्चों, कैसे स्वभाव का काम है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग कंडीशंस, कि वहां पर जो लोग काम करते हैं बच्चों, वहां पर जो लोग काम करते हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे भी हम कैटेगराइज कर लेंगे। और उसके बाद है ऑनरशिप, कि भाई कौन ओन करता है इन एक्टिविटीज को, जो ऑनर कौन है, इसके हिसाब से भी हम
अलग अलग उसमें डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड कर लेते हैं, अब यही कर लेते हैं सबसे पहले। अब डिवीजन में क्या है, सबसे पहला है नेचर ऑफ एक्टिविटी। इसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसमें होता है पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है टर्सरी सेक्टर। अब जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी हम बोलते हैं। अभी इसके बारे में और हम आगे करेंगे। अब जो सेकेंड कैटेगराइजेशन है वो वर्किंग कंडीशंस पे है। उसमें होता है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर ये आ जाएगा ओनरशिप में, और उसके अलावा वर्किंग कंडीशंस में आ जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसको भी हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले है द नेचर ऑफ एक्टिविटी। क्या है? द नेचर ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का नेचर कैसा है, ठीक है। सबसे पहला कैटेगराइजेशन है नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो काम हो रहा है उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है बच्चों। और उसमें 3 कैटेगराइजेशन कर रखे हैं हमने सेक्टर्स के। कितने कैटेगराइजेशन है? 3 कैटेगराइजेशन वी हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर, सबसे पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर होता है जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमने मिट्टी का इस्तेमाल किया, उसके अलावा हम जमीन, पानी, हवा, है ना, अलग अलग मिनरल्स, कुछ भी करते हैं। अगर हम किसी भी एक्टिविटी में नेचुरल एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, नेचर हमारी हेल्प कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर। क्या आता है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ठीक है। कि कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर कर रहा है, फसल उगा रहा है, सब्जियां उगा रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, जमीन से कोई सामान हमको मिल रहा है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। अब क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी डेयरी चलाते हैं। जैसे अमूल हो गया, अमूल तो कंपनी है, वो क्या करते हैं, वो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। अब मिल्क प्रोडक्शन कहां से आ रहा है? हमको काव से, बफेलो से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नेचर से हमको क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है, तो डेयरी भी इसमें आएगा। माइनिंग, हम क्या करते हैं? हम माइन करते हैं, हम जमीन को खोदते हैं और उसके अंदर से हम मिनरल्स निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं। अगर नेचर से हमें कुछ मिल रहा है, वो भी किस में आएगा? वो भी आएगा प्राइमरी सेक्टर में। उसके अलावा मान लीजिए फिशिंग, आप क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं, कि भाई आप मछली पालन करते हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? आप चिकन्स को पालते हैं, क्या करते हैं? वो भी किस में आएगा? हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो बेसिकली जो भी चीजें हमको नेचर से मिल रही हैं, जिसका हमारा प्रोवाइडर नेचर है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में काउंट होगा, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप यही है, सारी चीजें हमको यहीं से मिलती हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम बोलते हैं। बेसिकली ये होता है इंडस्ट्रीज में। किसमें होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये। इसमें हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। हम किसी भी नेचुरल एलिमेंट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके क्या कर देंगे? उसको चेंज कर देंगे, उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, उसमें चीजें ऐड कर देंगे, उसका शेप साइज चेंज कर देंगे, उसका नेचर चेंज कर देंगे और अपने कंजप्शन के लिए उसको यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मान लो आपके कपड़े बनते हैं, कपड़े किन से बनेंगे? कॉटन से बनेंगे। अब कॉटन कहां से मिलेगा? कॉटन मिलेगा प्राइमरी सेक्टर से, खेती से। लेकिन उस कॉटन को हम यूज कर रहे हैं क्लॉथ मेकिंग में। तो जो कॉटन हो गया वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल। क्या हो गया बच्चों? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है, कि रॉ मटेरियल है।
अब आपको कोई भी चीज प्रोडक्शन करनी है, मैन्युफैक्चर करना है सेकेंडरी सेक्टर में, तो आपको क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा बच्चों। रॉ मटेरियल जूते बनाने के लिए आपको लेदर चाहिए, आपको अलग अलग चीजें चाहिए। मान लीजिए कि आप ब्रेड बना रहे हैं, आपकी बेकरी है, अब बहुत बड़े स्केल पे ब्रेड बनाया जा रहा है, तो उसके लिए आपको आटा चाहिए, मैदा चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, पानी चाहिए। ये सारा किसकी तरह काम करेगा? रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। बिना रॉ मटेरियल के हम क्या नहीं कर सकते? हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं? नई फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि हमने क्या कर दिया? मिल्क, शुगर और फ्लावर को एक साथ मिला के हमने ब्रेड बना दिया। क्या हो गया? चीजों की शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, उनका फ्लेवर चेंज हो गया और उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। समझ आया? सेकंड सेक्टर हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब आते हैं हम टर्सरी सेक्टर पर। क्या है बच्चों? ये टर्सरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। अब इसमें डायरेक्टली किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाती है? कोई सर्विस प्रोवाइड। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, एजुकेशनल सर्विस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको मान लीजिए बीमार हो गए आप डॉक्टर के पास गए, अब क्या करेगा? वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको ठीक करेगा, आपको डायग्नोस करेगा, कुछ मेडिसिन सजेस्ट करेगा, और वो कैसी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हेल्थ होता है, एजुकेशन हो गया होता है। अब मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, गोवा गए हैं, कहीं भी गए हैं, और वहां पर आपने अपने स्टे के लिए एक होटल बुक कराया है। अब जो होटल है वो आपको कुछ नया प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा, वो आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आप वहां पे स्टे कर सकें। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर बच्चों क्या होता है? सर्विस सेक्टर। मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है, क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, आपका इंटरनेट चलता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जब इंटरनेट चल रहा है, अब वो कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेकिन उससे क्या है कि भाई आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है, आपका इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर इज बेसिकली सर्विस सेक्टर। ठीक है, आप स्कूल में जाते हैं, आप वहां पे फी पे करते हैं, जब आप फी पे करते हैं वहां पे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, वो आपको एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है स्कूल, इसलिए आप उसको पैसा दे रहे हैं। और हमको ध्यान रखना है, ये तीनों ही सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं। क्यों? ये तीनों ही सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि इन सबसे ही किसका जनरेशन होता है? मनी जनरेट होता है, इनसे पैसा मिलता है ये काम करने के बदले। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट कैटेगराइजेशन हमने समझ लिया। अब एक छोटी सी चीज और है समझने के लिए, क्या? कि ये जो तीनों सेक्टर्स हैं बच्चों, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्सरी सेक्टर है, ये तीनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। क्या है? इंटरडिपेंडेंट। क्या है? एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है कैसे? कि प्राइमरी सेक्टर को काम करने के लिए कुछ मशीन्स चाहिए होती हैं। क्या होते हैं? मशीन्स। एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेशर चाहिए, है ना, अलग अलग मशीन चाहिए। ये कहां बनेगी? ये बनेगी इंडस्ट्रीज में। अब सेकेंडरी सेक्टर को काम करने के लिए क्या चाहिए? नेचुरल एलिमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। मशीन बनाने के लिए आयरन चाहिए, उससे स्टील बनेगा, है ना। रॉ मटेरियल को मैंने आपको बताया, तो जितना रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? प्राइमरी सेक्टर से। अब इन दोनों में जो लोग काम करते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराने का काम टर्सरी सेक्टर करता है। टर्सरी सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है कि भाई रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। रॉ मटेरियल को मार्केट तक लाने के लिए भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ट्रांसपोर्टेशन की। कि खेतों में सब्जी आ गई है, अब उनको मार्केट तक ले जाना है। अब मार्केट तक ले जाना है तो क्या चाहिए होगा? कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए होगी। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये तीनों ही इंडियन इकोनॉमी में एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं हर तरीके से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
द इंटरडिपेंडेंस वैल्यू चेन, ये मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और ये है हमारा टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि मान लीजिए एग्रीकल्चर से क्या है रिसीव हुआ है, कॉटन रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है, कॉटन रिसीव हुआ है, ठीक है बच्चों। अब जो कॉटन है वो हमारा रॉ मटेरियल है, क्या है, रॉ मटेरियल, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हम ले जाएंगे उसको इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्रीज में कॉटन से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, क्लोथ्स बनेंगे, शर्ट्स बनेंगी। अब ये क्या हो गया, कॉटन से क्लोथ बन गया और पूरा शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया और वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। और फिर उसको क्या करने के लिए, मार्केट तक ले जाने के लिए आपको किसकी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट आपको कॉटन को इंडस्ट्रीज तक ले जाने के लिए भी है। तो यही इंटरडिपेंडेंस है, समझ आया कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो तीनों सेक्टर्स हैं हमारे, वो आपस में अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और इंटरलिंक्ड हैं और इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सब अब आता है हमारा एक टर्म है बच्चों जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। हम क्या करते हैं, हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, किसी भी नेशन की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, और उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उससे हम इकोनॉमी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ रही है। अब इस पहले इस टर्म्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले ग्रोस। ग्रोस का मतलब होता है बच्चे टोटल, क्या है, टोटल। डोमेस्टिक, इसका मतलब ये है घर के अंदर, और यहां पर हम देश के अंदर बात कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि टोटल वैल्यू, क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, इन अ कंट्री, कि एक देश में एक साल के अंदर टोटल कितनी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, वो हमारा होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको अब समझते हैं कि मान लीजिए कि भाई ये हमारी इकोनॉमी है टोटल, और एक साल के अंदर हमने 50 गाड़ियां, 200 किलो अनाज और बाकी जितनी भी चीजें हमने प्रोड्यूस की है जिसमें पैसा बनाया है, उसको क्या कर देंगे, उसको सम टोटल कर देंगे, उसका क्या कर दो, उसको टोटल कर दो, क्या आ जाएगा, जीडीपी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो एक साल के अंदर देश में, देश की बाउंड्री के अंदर टोटल कितना टोटल कितना प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज हुई हैं प्रोड्यूस, ठीक है। गुड्स हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में, और सर्विसेज हमारा टर्सरी सेक्टर में है। तो टोटल कितनी वैल्यू की एक्टिविटीज की गई हैं, जनरेट हुई हैं, ठीक है। और पूरे साल में इंडिया के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर जो भी चीजें बनाई गई हैं उनकी टोटल वर्थ, वैल्यू, कॉस्ट क्या कर दो, ऐड कर दो, सम टोटल कर दो, क्या आ जाएगा, जीडीपी। समझ आया, ठीक है। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसको याद रखना बेटा। एक होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड। क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। कैसे गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स। और दूसरे होते हैं फिनिश गुड्स। क्या होते हैं, फिनिश गुड्स। इसको समझना पड़ेगा क्योंकि जीडीपी में हमेशा फिनिश गुड की टोटल वैल्यू ऐड होगी, इंटरमीडिएट गुड की नहीं होगी। अब इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड होता है जो
मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में काम आता है। ठीक है, एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक मिल्क सेलर है और उसने मिल्क को डायरेक्टली मार्केट में सेल कर दिया। क्या कर दिया? उसने सीधा सेल कर दिया। अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनको क्या कर देता है? मिल्क सेल कर देता है। तो मिल्क सीधा का सीधा क्या हो गया? कंज्यूम हो गया जाके। तो मिल्क क्या होगा? फिनिश गुड होगा। लेकिन उसने उस मिल्क को क्या किया? किसी बेकर के पास बेच दिया, और उस बेकर ने क्या किया? उस मिल्क को यूज किया ब्रेड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ब्रेड बनाने के लिए। अब ये समझो, तो अब जो ये मिल्क है ये इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि ये उस चेन ऑफ प्रोडक्शन में आ गया। अब इसको कंज्यूम नहीं किया गया। अगर उस मिल्क को कंज्यूम कर लिया जाता और उसके बदले में उसको पैसे मिल गए हैं तो वो फिनिश गुड कहलाता। ऐसे ही अब मान लीजिए ब्रेड वाला एग्जांपल हो गया, मिल्क वाला एग्जांपल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप डायरेक्टली अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो फिनिश गुड में आ जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन वैल्यू में ऐड हो रहा है, कि कोई प्रोडक्शन चेन है उसमें वो चीज ऐड हो रही है, वो शुगर मान लो, शुगर है, डायरेक्टली सेल कर दिया, कंज्यूम कर लिया, फिनिश गुड हो गई। लेकिन शुगर को अगर ब्रेड बनाने में यूज किया गया तो शुगर क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, और हमेशा एक बच्चा याद रखना कि हमेशा जीडीपी में फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज की वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अलग से ऐड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जब आप एक ब्रेड का पैकेट खरीदते हैं उसमें कितना फ्लोर लगा है, कितना शुगर लगा है और कितना मिल्क लगा है, उसकी कॉस्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। अब कॉस्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो दोबारा उसको फाइनल गुड के साथ ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और वैल्यू ऑफ फाइनल सर्विसेज इज इक्वल टू जीडीपी इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर, और कितना है? विद इन अ ईयर, एक साल में एक कंट्री के अंदर टोटल फाइनल गुड्स की वैल्यू और फाइनल सर्विसेज की वैल्यू ऐड कर देंगे तो जीडीपी हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि हमेशा से क्या हुआ है? हिस्टोरिकल शिफ्ट इन प्रोडक्शन, हिस्टोरिकल शिफ्ट इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने को मिला है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता था? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था। जब इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी पुराने टाइम में, बिल्कुल पीछे चले जाओ, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था और प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था। लेकिन जब हम वक्त के साथ आगे चले तो धीरे धीरे क्या होने लगा सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप में और वहां से क्या होने लगा? बूस्ट कर गया क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई और आज के टाइम पे टर्सरी सेक्टर भी उस रेस में है। Over 40 years, production in all sectors grew, but the tertiary sector exploded, becoming the largest producing sector in India. अब इंडिया की बात कर लेते हैं कि पिछले 40 साल में प्राइमरी सेक्टर भी बढ़ा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ा है और सर्विस सेक्टर भी बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां हो रहा है? सर्विस सेक्टर में हो रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि भाई सबसे ज्यादा किसमें है? टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पहला पार्ट है। आपको कोई भी डाउट हो आप इससे हमको पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी ऐसे लेक्चर्स आपके सामने लेके आ सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली हमने 40% हमारा चैप्टर कर लिया है और धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर लेंगे? हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।